स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का न्यू टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लॉज, और इसके साथ साथ हम कवर करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को समझने के लिए आप पहले ये समझिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। और जब भी एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों केमिकली कंबाइन होते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है ये कुछ लॉज पर आधारित या बेस्ड होता है, और ये जो लॉज होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करें तो सबसे पहला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। द थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। इसके बाद है गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, एंड द लास्ट वन इज एवोगैड्रोज लॉ। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हम इन लॉज के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से केमिकल कॉम्बिनेशंस इन लॉज को फॉलो करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ दिया था एंटोने लेवॉइजर ने। इन्होंने अपने लॉ में कहा था कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसका मीनिंग ये है कि अगर सब्सटेंसेस में किसी प्रोसेस के दौरान फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं तो उस पूरे प्रोसेस के दौरान जो सब्सटेंसेस का नेट मास है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि जो मास प्रोसेस से पहले था प्रोसेस के बाद भी टोटल मास उतना ही रहेगा। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर इन्होंने समझाया कि हम मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते और हम मैटर को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो नेट मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान। चलिए अब समझते हैं सेकंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं। इस लॉ को दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, और इन्होंने कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब यह है कि जोसेफ प्राउस्ट ने समझाया था कि एक कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट्स का रेशियो है वो मास के हिसाब से हमेशा सेम रहता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो हमारा कंपाउंड है उसका सोर्स क्या था, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो सिंथेटिक हो। अगर सेम कंपाउंड है तो वहां पर एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो है वो सेम होगा। अपने इस लॉ को समझाने के लिए जोसेफ प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट पर वर्क किया। इन्होंने एक नेचुरल सैंपल लिया और दूसरा सिंथेटिक यानी कि मैन मेड सैंपल लिया, और जब इन्होंने इन दोनों ही डिफरेंट तरीके से प्राप्त क्यूप्रिक कार्बोनेट के सैंपल्स को स्टडी किया तब इन्होंने पाया कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स का परसेंटेज था वो बिल्कुल सेम था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों ही प्रकार के सैंपल्स में जो कॉपर था वो 51.35% था, कार्बन 9.74% था, जबकि ऑक्सीजन 38.91% था। तो इसका मतलब यह है कि इनका लॉ बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि हमने सेम कंपाउंड के दो ऐसे सैंपल्स लिए
जिनके सोर्सेस एंटायरली डिफरेंट थे, एक नेचुरल और एक लेबोरेटरी में बना हुआ मैनमेड या सिंथेटिक। और फिर भी दोनों में जो एलिमेंट्स का परसेंटेज था वो एग्जैक्टली सेम था। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो चलिए समझते हैं कि ये लॉ क्या है। इस लॉ को डाल्टन ने दिया था और उन्होंने बताया था if two elements combine to form more than one compounds, masses of one element that combine with fixed mass of the other element are in ratio of small whole numbers। इसका मीनिंग ये है कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक से ज्यादा तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसमें किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट मास जो कि दूसरे एलिमेंट के एक फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हुआ है वो हमेशा स्मॉल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसके लिए जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होने वाली केमिकल रिएक्शन। तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम्स और ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है। और इसी प्रकार से जब हाइड्रोजन के 2 ग्राम्स और ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स कंबाइन होते हैं तब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। ये दोनों ही कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हैं और दोनों ही कंपाउंड्स इंटायरली डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक से ज्यादा प्रकार के कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। जैसा कि आप इन दोनों ही कंपाउंड्स में देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स है। दोनों ही कंपाउंड्स में हाइड्रोजन 2 ग्राम है जबकि ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है। वाटर फॉर्म करते वक्त ऑक्सीजन का जो मास यूज हुआ है वो 16 ग्राम है जबकि H2O2 फॉर्म करते वक्त ऑक्सीजन का जो मास यूज हुआ है वो 32 ग्राम है। तो अब यहाँ पर अगर हम ये देखना चाहें कि जो ऑक्सीजन के डिफरेंट डिफरेंट मास हैं वो हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ किस रेशियो में कंबाइन होते हैं तो हमको मिलेगा वाटर के केस में 16 और जो H2O2 का केस है वहाँ पे 32। इन दोनों का हम अगर रेशियो लें तो वो आएगा 1:2। यानी कि ऑक्सीजन का जो डिफरेंट डिफरेंट मास है वो हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ सिंपल होल नंबर 1 और 2 के रेशियो में कंबाइन हुआ है। और ऐसा ही डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में भी देखने को मिलता है।